यस बेटा। यस बेटा, कल हमने रिलेशन किया था, रिलेशन समझा, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट किए थे रिलेशंस के। एक दो क्वेश्चन हम रिलेशन के करते हैं, उसके बाद हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। मेरा क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको सेट ए गिवन है। सेट ए में है एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 6। सेट ए में ये एलिमेंट्स हैं। लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए। आर जो रिलेशन है, रिलेशन में ए कोमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं such that A and B both belongs to A and B is exactly divisible by A। बेटा, आपको सेट ए गिवन है, रिलेशन में बोला है ए कोमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं such that A and B both belongs to A। इट मींस ए से ए पर मैपिंग है, आपको सेट बी नहीं गिवन। और साथ साथ रिलेशन में क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इस क्वेश्चन में रिलेशन में क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट B is exactly divisible by A। B should be exactly divisible by A। तो लिखिए बेटा, रिलेशन में क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट B is exactly divisible by A। देखो बेटा, अगर मैं 1,1 लिखती हूँ तो ये रिलेशन में आ जाएगा, क्योंकि B is exactly divisible by A। 1 by 1 that is 1, तो B divisible है ना वंस A से। और अगर मैं 1,2 लिखती हूँ, 1,2 भी रिलेशन में आ जाएगा, बिकॉज हियर इज ऑल्सो B is divisible by A। 2 by 1 that is 2, तो B is divisible by A। इसी तरह 1,3 भी आ जाएगा, 1,4 भी आ जाएगा और 1,6 ये सभी आ जाएंगे रिलेशन में, क्योंकि ये सभी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड 1 6 ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट D इज डिविजिबल बाय A। अब नेक्स्ट देखिए, अगर मैं लिखती हूँ 2,1, हाँ जी बताइए मुझे, क्या ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या टू, यस, नो, नहीं कर रहा सेटिस्फाई। क्यों? क्योंकि B डिविजिबल बाय A, देखो B डिविजिबल बाय A नहीं है ना, 1/2, 1/2 आ गया तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है ना, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इट मींस ये रिलेशन में नहीं आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो आएगा 2,1, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो आएगा, लेकिन रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। रिलेशन की कंडीशन है B should be divisible by A, but here in 2,1 ordered pair B is not divisible by A। तो 2,1 जो ordered pair है ये रिलेशन में नहीं आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो आएगा, लेकिन हमें जो रिलेशन लिखना है, जो 2,1 सेटिस्फाई नहीं करेगा बेटा 2,2 सेटिस्फाई करेगा। यस, 2/2 is 1। 2,3 सेटिस्फाई नहीं करेगा, 3/2 नहीं है ना डिविजिबल। 2,4, 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2, तो 2,4 आ जाएगा। 2,6 भी आ जाएगा, बिकॉज 6/2 इज 3। नेक्स्ट 3,1 नहीं आएगा। हाँ जी बच्चे देखो, 3,1 नहीं आएगा ना, क्योंकि 1/3 नहीं है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। 3,2 भी नहीं आएगा, 3,3 आ जाएगा, 3,4 भी नहीं आएगा, उसके बाद आ जाएगा 3,6
आफ्टर दैट 4,1 नहीं आएगा क्योंकि 1/4 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। 4,2 आएगा बेटा, 4,2 भी नहीं आएगा क्योंकि 2/4 नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, तो 4,2 भी नहीं आएगा। 4,3 नहीं आएगा, 4,4 आ जाएगा, 4,6 भी नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 ये सभी नहीं आएंगे, ओनली 6,6 आएगा। तो ये सभी ऑर्डर पेयर्स हैं जो कि रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, 2/1, 3/1, 4/1। तो रिलेशन क्या आ जाएगा, रिलेशन में उन ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट लिखना होता है जो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। आपको रिलेशन पूछा था इसमें, और साथ साथ क्या पूछा है, राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, हमने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब डोमेन और रेंज आपको बहुत अच्छे से याद होगा, डोमेन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनता है दैट इज डोमेन, और ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट से जो सेट बनता है दैट इज रेंज। तो डोमेन क्या होगा, पेयर डोमेन इज फर्स्ट एलिमेंट्स को देखो 1 2 1 रिपीट नहीं करते, तो 1 2 3 4 6 सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, 1 2 3 4 6। और रेंज क्या होगी इसके लिए, रेंज होगी ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स लिखें तो वही आएंगे, सेकंड एलिमेंट्स को देखें 1 2 3 4 6 रिपीट नहीं करने हमें सेकंड एलिमेंट्स 1 2 3 4 6। तो डोमेन और रेंज दोनों ही सेट ए आ गया। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन कई बार थोड़ा सा चेंज होकर के आता है। यहाँ क्या बोला मैंने, बी इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय ए ना, अगर क्वेश्चन में आ जाए ए इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय बी, ठीक है, तो बच्चे 1,2 नहीं आएगा बल्कि 2,1 आएगा। ठीक है, अगर रिलेशन दे दें कि रिलेशन में वो ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर पेयर्स हैं सच दैट ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू ए एंड ए इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बी, ए इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बी। अब ए डिविजिबल होना चाहिए किससे, बी से, ए डिविजिबल होना चाहिए बी से, यानी कि ए बाय बी आपके पास क्या आना चाहिए, कोई नेचुरल नंबर आ जाना चाहिए। तो बेटा अब 1/2 तो नहीं है ना, तो 1/2 नहीं आएगा, 2,1 आएगा। अब आप इस अकॉर्डिंग देख लेंगे कि अगर ए डिविजिबल होना चाहिए तो ए बाय बी एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, जबकि इस क्वेश्चन में बोला था बी एग्जैक्टली डिविजिबल, तो बी बाय ए नेचुरल नंबर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा, डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन। इस रिलेशन के लिए डोमेन रेंज आप बच्चे बहुत इजीली लिखेंगे। रिलेशन है x x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 and 5। तो अगर x 0 है तो y कितना हो जाएगा, 0 plus 5 that is 5। अगर x 1 है तो y 6, x 2 है तो y 7, x 3 है तो y 8, 4 plus 5 that is 9, 5 then 10। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 और रेंज 5 6 7 8 9 10, ये रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि रिलेशन में, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है रिलेशन में x x क्यूब टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं such that x is a prime number less than 10, x is a prime number less than 10, x जो है 10 से लेस कोई प्राइम नंबर्स हैं,
हाँ जी, 10 से लेस प्राइम नंबर्स क्या होंगी, यानी कि x की वैल्यूज क्या हो सकती है, प्राइम नंबर 2, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, 9 इज नॉट प्राइम, ठीक है। तो प्राइम 10 से लेस प्राइम नंबर्स क्या है, 2, 3, 5, 7। तो रिलेशन में क्या आएगा, रिलेशन में किस टाइप के ऑर्डर पेयर्स हैं, x कॉमा एक्स क्यूब, x कॉमा एक्स क्यूब, x कॉमा एक्स क्यूब एंड x कॉमा एक्स क्यूब, इस टाइप के ये रिलेशन हो गया। रिलेशन को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, 2,8, 3,27, 5,125 एंड 7,343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ए में आपको तीन एलिमेंट्स गिवन है x, y एंड z। सेट बी में आपको टू एलिमेंट्स गिवन है 1 एंड 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी आपको रिलेशंस फाइंड आउट करना है। आपको कल मैंने बताया था नंबर ऑफ रिलेशंस किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स बन सकते हैं उतने ही रिलेशंस पॉसिबल हैं फ्रॉम द सेट ए टू बी। अब आप देखिए बेटा, ए क्रॉस बी में पहले तो देखो कितने एलिमेंट्स हैं, जब हमें पता चलेगा कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं तभी हम ए क्रॉस बी का सबसेट्स बता सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए क्रॉस बी। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, अगर हमें ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 2 एलिमेंट्स हैं, इट मींस ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे। हाँ जी बेटा, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज 6। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, तो कितने सबसेट्स पॉसिबल है, पॉसिबल सबसेट्स आएंगे, फॉर्मूला क्या होता है सबसेट्स का बच्चे, 2 रेज़ पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और जितने सबसेट्स पॉसिबल होते हैं उतने ही रिलेशंस पॉसिबल होते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस भी कितने आ गए, 2 रेज़ टू द पावर 6। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस भी कितने आ गए, 2 रेज़ टू द पावर 6। नेक्स्ट इज लास्ट वन है, एक रिलेशन है ऑन जेड डिफाइंड बाय, रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है कि रिलेशन में वो एक ओवर बी टाइप के ऑर्डर पेयर्स हैं, रिलेशन में क्वेश्चन नंबर 9 में रिलेशन में वो एक ओवर बी टाइप के ऑर्डर पेयर्स हैं, ए ओवर बी टाइप के ऑर्डर पेयर्स हैं such that A and B both belongs to Z, दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, Z means इंटीजर, बताया था आपको स्टैंडर्ड नोटेशन से। एंड A माइनस B इज एन इंटीजर, वो एक और भी आएंगे कि इंटीजर्स का डिफरेंस भी क्या हो, इंटीजर। वो A कोमा B टाइप के ऑर्डर पेयर्स आएंगे कि अगर आप A और B को इंटीजर से लें उनका डिफरेंस भी इंटीजर आए। बच्चे ऐसे तो सभी इंटीजर, आप कोई भी इंटीजर लो दो, उनका डिफरेंस इंटीजर ही आएगा ना बच्चे। आप कोई भी दो इंटीजर लो उनका डिफरेंस क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। यानी कि इसका मतलब आपके पास इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स आएंगे रिलेशन में, आप नहीं लिख सकते, ठीक है। आप सोचकर देखो, आपको बोला गया है कि ए कॉमा बी यानी कि रिलेशन में वो ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिनका ये दोनों इंटीजर और उनका डिफरेंस भी इंटीजर। बेटा कोई भी दो इंटीजर ले लो डिफरेंस इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो उसने रिलेशन लिखने को ही नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, क्योंकि रिलेशन में तो इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। उसने नहीं बोला रिलेशन लिखने को, क्या बोला है उसने, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, रिलेशन की डोमेन और रेंज बताओ। हाँ जी, बता सकते हैं आप मुझे, कोई बता सकता है कि डोमेन क्या होगी रिलेशन की और रेंज क्या होगी। यस, डोमेन और रेंज दोनों ही इंटीजर होंगे क्योंकि ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट है उसमें भी सभी इंटीजर्स आ जाएंगे
और ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स है उसमें भी सभी इंटीजर आ जाएंगे। उसने रिलेशन लिखने को ही नहीं बोला, आप लिख नहीं पाएंगे, इनफाइनाइट बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर। उसने सिर्फ डोमेन और रेंज पूछा है, तो ऑर्डर्ड पेयर के कॉमा से पहले वाले एलिमेंट देखिए वो भी सब इंटीजर होंगे, और कॉमा के बाद वाले देखिए वो भी सब इंटीजर्स होंगे। मींस डोमेन इज इंटीजर्स एंड रेंज इज आल्सो द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो इसके साथ रिलेशन कंप्लीट हो जाता है। रिलेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शन। सबसे मेन है फंक्शन की डेफिनेशन को ही समझना। आप बहुत ध्यान से पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन को ही क्लियर कीजिए। फंक्शन की डेफिनेशन समझो, क्या है फंक्शन। हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन, अ रिलेशन इज सेड टू बी ए फंक्शन। किसी रिलेशन को फंक्शन कब कहा जाएगा? व्हेन each and every element of the set A, if each and every element of the set A has its unique image या one and only one image in the set B। समझाती हूँ मैं क्या मतलब है इसका। क्या बोला मैंने? A relation is said to be a function. A relation is said to be a function if each and every element of set A has its unique, unique means one and only one and only one image in set a relation R from A to B, a relation R, it is from A to B। कोई रिलेशन है जो कि A से B, a relation R that is from A to B is said to be a function। अगर कोई रिलेशन A सेट A से सेट B पर कोई रिलेशन है, it is set A and it is the set B। अगर A से B पर कोई रिलेशन है, सेट A से सेट B पर कोई रिलेशन है, इस रिलेशन को फंक्शन कब कहा जाएगा? इस सेट टू बी ए फंक्शन कब कहा जाएगा? जब दो बातें देखो। फर्स्ट थिंग, each and every element of set A, A के हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? इमेज। पहली बात तो क्या है? A के हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? इमेज। सेकेंडली वो इमेज क्या होनी चाहिए? वो इमेज क्या होनी चाहिए? यूनिक। अगर ये दो बातें सेटिस्फाई हो जाती हैं कि A के हर एक एलिमेंट की इमेज और वो इमेज यूनिक, यूनिक मीन्स वन एंड ओनली वन इमेज। अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगी जिन एग्जांपल की हेल्प से आपको ये डेफिनेशन और अच्छे से समझ में आएगी। मैंने फर्स्ट थिंग क्या बोली? एक तो ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। मैं इसको समझा रही हूँ। देखो मैंने एक रिलेशन का एग्जांपल लिया था। रिलेशन लिया था मैंने, यहाँ मैंने लिए थे 1 2 3 4 ठीक है। यहाँ भी मैंने 1 2 3 4 5 और रिलेशन मैंने लिया था कि रिलेशन में वो ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर पेयर्स हैं such that B is equal to A and B both belongs to A। A B दोनों सेम ही ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ भी A लिख लो, चाहे जब B रहने दो तो लिख लो स्मॉल A belongs to A एंड स्मॉल B, क्योंकि दोनों सेम ही है यहाँ पर।
स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। ए भी लिख सकते हैं, ए और बी मैंने दोनों सेम ही लिखे। कंडीशन क्या है, बी इज इक्वल टू ए प्लस। किया था ना क्वेश्चन, जब हमने किया था कि वन की इमेज क्या होगी, टू, वन की इमेज क्या होगी टू, टू की इमेज क्या होगी थ्री, थ्री की इमेज क्या होगी फोर, फोर की इमेज क्या होगी फाइव। अब यहाँ देखो बेटा, सेट ए में जो वन टू थ्री फोर है इनकी तो इमेज है, लेकिन ये जो एलिमेंट फाइव बच गया ना इसकी इमेज नहीं है। और अभी मैंने क्या बोला, रिलेशन फंक्शन तभी कहलाता है जब ए के हर एक एलिमेंट की क्या हो इमेज। यहाँ तो सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट बच गया जिसकी इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन तो है ही, लेकिन ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है ये रिलेशन फंक्शन, क्योंकि फंक्शन होने के लिए पहली बात तो क्या होनी चाहिए कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। यहाँ तो सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज ही नहीं है, फाइव एक ऐसा एलिमेंट बच गया जिसकी सेट बी में इमेज ही नहीं है। ठीक है, तो फाइव की यहाँ पर इमेज नहीं है, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, क्योंकि पहली बात को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। फाइव जो एलिमेंट है इसकी इमेज नहीं है हमारे पास बी में, इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो आपको पहली बात तो समझ में आ गई होगी कि ए के हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए इमेज। ठीक है, अब मैं सेकंड समझा रही हूँ। इस डेफिनेशन में दो बातें समझने की थी, एक तो हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, दूसरा यूनिक इमेज का क्या मतलब है, अभी बताएं। यूनिक इमेज का क्या मतलब है, हमने एग्जांपल और भी लिया था रिलेशन में। यहाँ पर मैंने लिए थे दशरथ और रावण, और यहाँ मैंने लिए थे राम, लक्ष्मण और मेघनाथ। ठीक है, दशरथ की इमेज क्या थी, दशरथ इज फादर ऑफ राम, दशरथ इज फादर ऑफ, ठीक है, रावण इज फादर ऑफ मेघनाथ। अब बेटा इस रिलेशन में ना ये बात तो ट्रू है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैज इमेज, ए के हर एक एलिमेंट की इमेज है, ये बात तो ठीक हो गई यहाँ पर। ठीक है, कि ए के हर एक एलिमेंट की इमेज है, देखो ए के हर एक एलिमेंट की इमेज है, लेकिन ये सेकंड बात ट्रू नहीं है यहाँ पर, ये बात गलत हो गई यहाँ पर। कैसे, सेकंड क्या है, वो इमेज साथ साथ क्या होनी चाहिए, यूनिक। यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन, ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ क्या होनी चाहिए, एक इमेज। यहाँ तो दशरथ की दो इमेजेस हैं, कौन कौन सी, राम और लक्ष्मण। ठीक है, यहाँ पर दशरथ की दो इमेजेस हैं, कौन कौन सी इमेजेस हैं, तो दशरथ की इमेज राम भी है, दशरथ की इमेज लक्ष्मण भी है। दशरथ की इमेज राम भी है और दशरथ की इमेज लक्ष्मण भी है। ठीक है, रावण की तो एक ही इमेज है, रावण की एक ही इमेज है, दैट इज मेघनाथ, दैट इज मेघनाथ। ठीक है, तो इट इज अ रिलेशन, इट इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, क्योंकि दशरथ की दो इमेज हैं, बिकॉज दशरथ हैज टू इमेजेस, क्योंकि दशरथ की दो इमेजेस हैं, कौन कौन सी, राम और लक्ष्मण। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ऑर्डर्ड पेयर्स में पहला एलिमेंट रिपीट कर रहा है, देखो मैंने क्या बोला, अगर ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो दूसरा एलिमेंट अगर सेम होगा तो वो फंक्शन है, दूसरा एलिमेंट अलग अलग होगा तो वो फंक्शन नहीं है।
अगर पहला एलिमेंट सेम है, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम है और दूसरा एलिमेंट अलग अलग है तो वो फंक्शन है या नहीं? अगर पहला सेम है और दूसरा अलग अलग है तो फंक्शन है या नहीं है? नो, दैट वुड नॉट बी फंक्शन, दैट वुड बी रिलेशन। लेकिन अगर पहला सेम है और दूसरा भी सेम है, यहाँ भी राम आ जाए तो दोनों सेम ही हो गए ना, वो तो सेम ही हो गए, देन इट वुड बी फंक्शन, तो फंक्शन होगा। यानी कि वही ऑर्डर्ड पेयर फिर से लिख दिया गया है, उसका मतलब तो यही है ना कि वही ऑर्डर्ड पेयर दो बार लिख दिया गया है। दो बार नहीं लिखना चाहिए था, एक ही बार लिखना चाहिए था, लेकिन फंक्शन तो होगा वो, ठीक है, तब फंक्शन होगा। बच्चे मैंने क्या बोला कि अगर पहला एलिमेंट वेरी कर रहा है, सॉरी पहला एलिमेंट सेम है, दूसरा एलिमेंट वेरी कर रहा है तो फंक्शन नहीं है, और दूसरा एलिमेंट भी सेम है तो फंक्शन है, ठीक है। आई थिंक दोनों बातें समझ में आ गई। फंक्शन के लिए क्या चेक करना है? एक तो पहली बात क्या चेक करना है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। दूसरी बात, वो इमेज यूनिक होनी चाहिए, यानी कि एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। बेटा ये बात ना आप साथ में ना अपनी अपने फॉर्म जो बात मैंने बोली ना अभी, ये बात हो सकता है आपको नोट्स में नहीं मिले, लेकिन कई जगह बहुत हेल्प करेगी ये बात। आपकी बात चाहे रफली कॉपी में लिख लो कि अगर पहला एलिमेंट सेम है और दूसरा वेरी कर रहा है, नॉट डालकर लिख लो अपनी लैंग्वेज में, पहला एलिमेंट अगर सेम है और दूसरा वेरी कर रहा है, देन इट वुड नॉट बी अ फंक्शन, तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ, फिर कंफ्यूज नहीं हो जाना। आपको ये बात समझ में आ गई तो आप लिख लो कि अगर पहला एलिमेंट जो है, अगर पहला एलिमेंट सेम है और दूसरा वेरी कर रहा है तो फंक्शन नहीं होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी 1 2 3 4। अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 ही लिया है। मुझे बताओ, ये तो फंक्शन नहीं था, नॉट अ फंक्शन, क्या ये फंक्शन है? हु विल टेल? मुझे बताइए क्या ये फंक्शन है? हु विल टेल? यस। जिसने यस बोला वो अपना नाम बताओ, किसने बोला यस? हर्षिता, हाँ जी हर्षिता, आपने बोला कि ये फंक्शन है। क्यों है ये फंक्शन, अब बताओ मुझे हर्षिता। क्योंकि तीनों एलिमेंट की एक ही इमेज है। बच्चे आप ये बोलो, हर एक एलिमेंट की अपनी अलग इमेज है। कैसे? यस बेटा, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। ये फंक्शन, अब देखो बेटा, ए की इमेज क्या है? 1। बी की इमेज क्या है? सी की इमेज क्या है? 1। एक दो इमेजेस तो नहीं है ना बच्चे, एक ही दो इमेज नहीं है, एक ही बस एक ही इमेज है, दैट इज 1। इस तरह बी की भी कोई दो इमेजेस नहीं है, बी की कोई दो इमेजेस नहीं है, बी की एक ही इमेज है, क्या? 1। सी की भी, आपको ये एलिमेंट आपने सी उठाया, सी की भी कोई दो इमेजेस नहीं है, सी की एक ही इमेज है, दैट इज 1। सी की भी कोई दो इमेजेस नहीं है, सी की भी सिर्फ एक ही इमेज है, दैट इज 1। जबकि इस केस में तो दशरथ की दो इमेजेस थी, राम और लक्ष्मण। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट उठा लो, चाहे ए ले लो, ए की कोई दो इमेजेस नहीं है, एक ही इमेज है, दैट इज 1। बी देख लो, बी की भी कोई दो इमेजेस नहीं है, एक ही इमेज है, दैट इज 1। इसी तरह आप सी देख लो, सी की भी कोई दो इमेजेस नहीं है, एक ही इमेज है, दैट इज 1। ओके, इट इज अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो भी मैंने बोला था आप नोट कर लो। क्या बोला था मैंने कि अगर पहला एलिमेंट दशरथ कौमा राम था, यहाँ पर दशरथ कौमा लक्ष्मण था, यहाँ पर और रावण कौमा मेघनाथ था, अगर पहला एलिमेंट रिपीट करे और दूसरा अलग हो तो फंक्शन नहीं है। यहाँ तो देखो, पहला एलिमेंट
रिपीट ही नहीं कर रहा। ठीक है, कैसे चेक करना है? अगर आपको ऑर्डर पेयर दिए हैं, अगर आपको सिर्फ ऑर्डर पेयर दिए हैं और बताना है कि फंक्शन है या नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं, अगर आपको ये भी नहीं गिवन हो, सिर्फ ऑर्डर पेयर दिए हो, तो सीधा देखते ही आप कैसे बताओगे? अगर पहला एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो दूसरे को देखो अलग है तो फंक्शन नहीं है। यहाँ देखो पहला एलिमेंट रिपीट कर रहा है, एलिमेंट का रिपीट ही नहीं कर रहा। जब रिपीट ही नहीं कर रहा तो फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन ना होने की तो दो ही बातें हैं, पहला तो हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, दूसरा एलिमेंट अगर रिपीट कर रहा है तभी देखना है कि दूसरा अलग तो नहीं है। अगर एलिमेंट रिपीट ही नहीं कर रहे हैं तो कुछ चेक ही नहीं करना, तो यानी कि फंक्शन है। ठीक है, ए की भी अपनी अलग इमेज है, बी की भी अपनी अलग इमेज है, बी की सॉरी ए की भी एक इमेज है, बी की भी एक इमेज है और सी की भी एक इमेज है। किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं है, हर एक एलिमेंट की अपनी वन एंड ओनली वन इमेज है। तो इट इज नॉट अ फंक्शन एंड इट इज अ फंक्शन। ठीक है, इज देयर एनी डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। नो, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, फिर अब मैं कुछ अभी पूछती हूँ। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ कि अगर हमें क्या ये फंक्शन है? मुझे चेक करके बताओ जल्दी से, क्या ये फंक्शन है? यस, यस, हाँ जी, सभी कह रहे हैं ना ये फंक्शन है। यस, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, क्यों फंक्शन है? अगर मैं इसकी ऑर्डर पेयर लिखूं तो यस, इट इज अ इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। अगर मैं इसकी ऑर्डर पेयर लिखूं a, 1, b, 2, c, 3, यही है ना ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो कोई रिपीट ही नहीं कर रहा जो मैं चेक करूं। रिपीट करे तो ही तो चेक करना होता है, रिपीट ही नहीं करे तो क्या चेक करूं? और हर एक एलिमेंट की इमेज भी है, इट मींस इट इज अ फंक्शन। इस फंक्शन में डोमेन और रेंज इक्वल है, सॉरी रेंज और कोडोमेन इक्वल है। क्या इस फंक्शन में रेंज और कोडोमेन इक्वल है? नो, नो। हाँ, रेंज तो 1 2 3 है और कोडोमेन पूरा 1 2 3 4 है। ठीक है, यहाँ पर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। अब मैंने एग्जांपल लिया, बताओ क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट बच गया जिसकी इमेज नहीं है। हमें तो फंक्शन के लिए दो बातें देखनी है, एक तो सेट ए में हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, दूसरा एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। तो एक एलिमेंट सी बच गया जिसकी इमेज नहीं है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है फंक्शन? तो अब इसके ऑर्डर पेयर है a, 1, b, 2, सिर्फ ये दो ऑर्डर पेयर है, तो क्यों नहीं है फंक्शन? बिकॉज सी देयर इज अ एलिमेंट सी बिलोंगिंग टू ए। एक एलिमेंट ऐसा मिल गया हमें ए में, सेट ए में हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया, देयर इज अ सी बिलोंगिंग टू ए which has no image, which has no image। क्योंकि हमें सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट मिल गया सी बिलोंगिंग टू ए व्हिच हैज नो इमेज। हमें सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट सी मिल गया जिसकी इमेज नहीं है सेट बी में।
ठीक है, because we have a element C belonging to A such that it does not have a image in set B. set A में का सेट मिल गया जिसकी सेट B में इमेज नहीं है, तो यानी कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें रिपीट कर रहा था और अगले वाले अलग अलग थे, तो ये भी फंक्शन नहीं है, ये दोनों फंक्शन नहीं है और ये दोनों फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन है। आई थिंक सबको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी फंक्शन की। चलो अभी तक तो बच्चे हमने सिर्फ डेफिनेशन क्लियर की है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है वो क्लियर हो गई आपको। फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होने के बाद अब हम कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ते हैं। अच्छा एक बात और अगर मैं आपको कहूं, अगर आपको बोला जाए कि पूरा सेट ए डोमेन है, पूरा सेट ए क्या है, डोमेन, क्या इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि ए के हर एक एलिमेंट की इमेज है? मैंने क्या कहा, अगर आपको बोला जाए कि पूरा सेट ए डोमेन है तो क्या इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि ए के हर एक एलिमेंट की क्या है, इमेज? आप चेक कर लो बच्चे, अगर अगर जो है पूरा सेट डोमेन है तो यानी कि पहली बात तो प्रूफ हो गई कि ए के हर एक एलिमेंट की इमेज है। पूरा सेट अगर डोमेन है, अगर सेट ए, जब भी सेट ए डोमेन होगा इसका मतलब मैं क्या कह पाऊंगी कि ए के हर एक एलिमेंट की क्या है, इमेज है। ठीक है, यानी कि ए के हर एक एलिमेंट की इमेज है। अब एक बात और देखो बच्चे, अगर मैं एक बात और कह सकती हूँ, अगर सेट बी में, अगर सेट बी में ऐसा एलिमेंट बच जाता है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। ये बात भी ठीक है? क्या बोला मैंने, अगर सेट बी में ऐसा एलिमेंट बच जाता है, कैसा एलिमेंट बच जाता है, जिसकी प्री इमेज नहीं है, यानी कि डोमेन और रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होने का मतलब क्या है, रेंज और कोडोमेन इक्वल ना होने का मतलब है सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट बच गया है जिसकी, ठीक है बच्चे? अब चेक कीजिए बेटा, ठीक है, चलो हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस बेटा, ये एनसीईआरटी में आपको जहाँ फंक्शन डिफाइन किया गया है उसके बाद में आ जाते हैं, कुछ फंक्शंस बताए गए हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, यानी कि फंक्शन तो है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि फंक्शन है। क्या है आइडेंटिटी फंक्शन? लेट आर, कैपिटल आर विद द सेट ऑफ द रियल, एक फंक्शन है एफ दैट इज फ्रॉम रियल्स टू रियल्स, function f that is from reals to reals is said to be identity function if f of x equal to x, ऐसा लिखो, या फिर y equal to x। आपको इस फंक्शन के लिए ग्राफ बनाना है और डोमेन रेंज लिखनी है। पहले मैं अगर मैं ग्राफ बनाऊं, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, यानी कि बच्चे रियल से रियल पर मैपिंग है,
अगर आपको बोल दिया गया है कि ये फंक्शन है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पूरा सेट ए क्या होगा, डोमेन, यानी कि डोमेन तो पता चल गया, डोमेन क्या होना चाहिए, सभी रियल नंबर्स, तभी तो फंक्शन है, वरना फंक्शन ना होता ना। अगर उसने कह ही दिया कि आइडेंटिटी फंक्शन है तो यानी कि सेट ए पूरा क्या होगा, डोमेन, यानी कि डोमेन तो पता चल गया आपको, डोमेन तो क्या होगा, पूरा रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स डोमेन होंगे, ठीक है। बाकी हम चेक भी कर लेते हैं, पहले इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के हम देखेंगे कि डोमेन और रेंज क्या है। अब बच्चे हम ऑर्डर्ड पेयर तो लिख नहीं सकते, ऑर्डर्ड पेयर तो हमें कब लिखेंगे, जब फंक्शन किस तरह का दिया होगा, एक्स की कुछ सिलेक्टेड सी वैल्यू दे दें 1 2 3 4 और फंक्शन बता दें, तो कॉरस्पॉन्डिंगली वाई निकाल के और ऑर्डर्ड पेयर, जैसे कि हम एक्सरसाइज 2.2 में रिलेशन के लिए करते आए हैं, ठीक है। अब हमें पर्टिकुलर कुछ सिलेक्टेड सी वैल्यू नहीं दे दी, एक्स की सभी वैल्यूज दे दी, एक्स जो है सभी रियल्स हैं, एक्स बोल दिया सभी रियल्स हैं, तो सभी रियल्स को तो आप फंक्शन में पुट करके देखोगे नहीं, हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाते हैं इसके लिए, ग्राफ बनाएं, इट्स द एक्स एक्सिस एंड इट्स द वाई एक्सिस, इट्स द एक्स एक्सिस, इट्स द वाई एक्सिस, इट्स द origin 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। कैसे बनाएंगे ग्राफ, आपने 9th क्लास में ही सीखा था कि आप ग्राफ बनाते हैं तो पहले टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ तो x और y इक्वल ही हैं, जो आप x की वैल्यू रखोगे वही y की आएगी, ठीक है। अगर x 0 है तो y 0, एक पॉजिटिव ले लो एक नेगेटिव, अगर आप x को 2 रखोगे तो y 2, x को -2 रखोगे तो y -2, क्योंकि x और y इक्वल हैं। तो अगर x 0 तो y 0, x 1 तो y 1, x 2 तो y 2, x 3 तो y 3, x 4 तो y 4, x -1 तो y -1, x -2 तो y -2, x -3, तो यानी कि क्या बनेगी ये, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, y इक्वल टू x इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो आप x की वैल्यू देखिए बच्चे, x की वैल्यू पॉजिटिव में भी सभी रियल्स हैं और नेगेटिव में भी सभी रियल्स हैं, तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल। रेंज, रेंज का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की 0 2 तो -2, जो x की वैल्यू रखोगे वही y की वैल्यू आएगी, यानी कि रेंज भी क्या आएगी, ऑल रियल्स। आप x की वैल्यू सभी रियल रखेंगे क्योंकि डोमेन पूरा रियल होगा ना, फंक्शन है तो आप x की वैल्यू सभी रियल रखोगे तो y की वैल्यू पे सभी रियल्स आएंगे, क्योंकि y और x तो इक्वल ही है, जो x रखोगे वही y आएगा, x को 2 रखा तो y 2, x को -2 रखा तो y -2, तो अगर x को सभी रियल रखोगे तो y भी क्या आएंगे, सभी रियल। तो डोमेन भी ऑल रियल्स और रेंज भी ऑल रियल्स। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, देखो x की वैल्यू भी पॉजिटिव नेगेटिव सभी आ रहे हैं, y की वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव सभी आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा ऑल रियल्स और रेंज क्या होगा, रेंज भी होगा ऑल रियल्स, ठीक है। डोमेन भी ऑल रियल्स और रेंज भी, यानी कि डोमेन में लिख सकती हूँ माइनस, रियल्स मीन्स -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और रेंज कैपिटल आर से भी लिखना काफी है रेंज को, और रेंज भी -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है। सभी रियल आ गए ना, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो डोमेन और रेंज दोनों ही क्या है, ऑल रियल, को डोमेन भी ऑल रियल है। ये था आइडेंटिटी फंक्शन, नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। तो आज हम आइडेंटिटी और कांस्टेंट बस यहीं तक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बहुत अच्छे से रीड करना है बच्चे ये फंक्शन अच्छे से, और दोनों आइडेंटिटी और कांस्टेंट फंक्शन दोनों बना के देख लेंगे। ये हमने किया आइडेंटिटी फंक्शन, अब मैं बस एक फंक्शन और करवा रही हूँ, कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन के बाद है कांस्टेंट फंक्शन, क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन।
कांस्टेंट फंक्शन क्या है? अ फंक्शन f that is from reals to reals. ये डोमेन तो पूरा रियल होगा, रेंज जरूरी नहीं है बच्चे रियल हो, रेंज में तो ऐसे एलिमेंट बच सकते हैं ना जिनकी प्री इमेज ना हो, क्योंकि रेंज और कोडोमेन तो इक्वल भी नहीं होते फंक्शन में, कई बार हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो जरूरी नहीं है कि रेंज पूरा रियल आए, डोमेन बाकी पूरा रियल होगा। अगर ये फंक्शन है तो डोमेन तो पूरा रियल होगा, लेकिन रेंज कोई जरूरी नहीं है कि पूरा रियल हो। फंक्शन होता क्या है? कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? फंक्शन f दैट इज फ्रॉम रियल टू रियल सच दैट y इक्वल टू c लिखो या फिर f ऑफ x इक्वल टू c। इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2 3 4। अच्छा, y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना आता है आपको? बनाया था आपने 9th क्लास में। इसका मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, y की वैल्यू तो क्या आएगी? 2 आएगी। y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाने का मतलब है आप x की वैल्यू कुछ भी लो, आप चाहे x को 0 लो तो भी y की वैल्यू 2, x को 1 लो तब भी y की वैल्यू 2, x को 2 लो तब भी y की वैल्यू 2, x को 3 लो तब भी y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1 लो तब भी y की वैल्यू 2, -2 लो तब भी y की वैल्यू 2। आप x को कुछ भी ले लो, y की वैल्यू तो क्या आनी है? 2 ही आनी है। तो ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू 2, यानी कि y इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये बात हमेशा याद रखना। क्या बोला मैंने? y इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, इसी तरह x इक्वल टू अगर मैं कांस्टेंट कहती, यहाँ तो y इक्वल टू है, x इक्वल टू कांस्टेंट कहूंगी तो x इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि y की वैल्यू कुछ भी लो आप, x की वैल्यू तो 3 रहनी है। आप y की वैल्यू कुछ भी ले लो, x की वैल्यू तो क्या रहेगी? 3। y कुछ भी ले लो, x की वैल्यू तो 3 रहेगी। ये बात याद रखना बच्चे कि x इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, बात भूलनी नहीं है। y इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड x इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। बनाइए ना, आपका बेटा क्यों नहीं है? पर्टिकुलर कुछ भी हो सकता है, c कुछ भी हो सकता है। तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा कि ये x एक्सिस है, ये है y एक्सिस, इट्स द x एक्सिस एंड इट्स द y एक्सिस। ग्राफ बनाइए। ग्राफ कैसे बनेगा? मैं c कहीं भी ले लेती हूं, मान लो यहाँ पर है c, ये c है। तो कैसे बनेगा? अब x की वैल्यू यानी कि कुछ भी ले लो, y की वैल्यू तो c ही रहनी है। ठीक है, y की वैल्यू क्या रहनी है? c। तो कुछ इस तरह से बनेगी लाइन y इक्वल टू c। आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, y की वैल्यू तो क्या रहनी है? c ही रहनी है। तो ये क्या लाइन है? y इक्वल टू c। y की वैल्यू तो क्या रहेगी? c ही रहेगी। ठीक है, अब प्लीज सब कोई भी ना अपनी बुक में नहीं देखे और मुझे सोच कर बताओ कि इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। देखो अभी आप पर है कि आप चीटिंग करते हैं या नहीं करते। यस बोलो बेटा। हाँ जी हर्षिता बोलो। रेंज होगी, ठीक बोल रहे हो बच्चे, फिर से बोलो। रेंज सी। वेरी गुड हर्षिता, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। रेंज होगी सी और डोमेन ऑल रियल। कैसे? अगर मैं इसकी ऑर्डर पेयर लिखूं तो यानी कि एक्स की वैल्यू तो कुछ भी ले लो, वाई की वैल्यू तो सी ही रहनी है। एक्स की वैल्यू तो आप कुछ भी ले लें, वाई की वैल्यू क्या रहनी है? सी ही रहनी है। 2 सी -2 सी 3 सी 4 सी 9 सी। एक्स की वैल्यू कुछ भी लो, वाई की वैल्यू तो सी आएगी। डोमेन तो सभी रियल्स आ जाएंगे, लेकिन रेंज तो सी ही रहेगी, वाई की वैल्यू तो सी आएगी ना। तो इस क्वेश्चन में डोमेन तो ऑल रियल्स और रेंज क्या होगी? सी। अच्छा एक बात और मुझे बताएं, आपने कहा इसमें डोमेन तो है ऑल रियल्स और रेंज क्या होगी? सी। सी पर कौन सी ब्रैकेट लगाऊं बच्चे में? हर्षिता सी पर कौन सी ब्रैकेट लगाऊं? ओपन क्लोज या कर्ली? सी पर मैं कौन सी ब्रैकेट लगाऊं? ओपन क्लोज या कर्ली? कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस मींस
पर्टिकुलर यही एलिमेंट दिखाने के लिए कर्ली ब्रेसेस लगती है। ओपन और क्लोज ब्रेसेस तो कब लगती है? इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओपन और क्लोज ब्रेसेस इंटरवल को ले, जैसे कि अगर मैं रियल लिखना है, रियल को मैं कैसे लिखूंगी? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और ओपन ब्रेसेस, इंटरवल है ना। लेकिन पर्टिकुलर एलिमेंट बताना हो, अगर मुझे 1 और 2 यही दो एलिमेंट बताने हैं तो मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी ना। तो मुझे पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट बताना है, दैट इज सी, तो मैं कौन सी ब्रेसेस लगाऊंगी? कर्ली ब्रेसेस। ये डोमेन है और ये है रेंज। ये था कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब बच्चे हमने कांस्टेंट फंक्शन तक कर लिया है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में